गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी इसे प्रारंभ करेंगे। तो प्लांट टैक्सोनॉमी का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकरण जो है वो क्या है, पादप वर्गीकी क्या है, पादप वर्गीकी के बारे में जो ज़रूरत है वो क्यों आवश्यकता है पौधों को विभिन्न समूहों में बांटने की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 4 लाख से ज़्यादा प्रकार की जो विभिन्न वनस्पतियां हैं उनकी 4 लाख से ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं। कोई भी मनुष्य जो है वो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि वो उन सभी को देख लेगा अपने जीवन काल के अंदर। तो संपूर्ण पादप जो जाति है या जगत है, उस संपूर्ण पादप जगत का अध्ययन करने के लिए इसे किसी न किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटना या ग्रुप बनाना एक बहुत ही आवश्यक काम है। तो मनुष्य के अंदर जो ये प्रवृत्ति है कि वो अलग अलग जो चीज़ें हैं या जो जीवित सजीव हैं या निर्जीव हैं, उनको उसने किसी एक कारण से या किसी दूसरे कारण से वो उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट लेता है। तो इसी तरीके से उसने जो विभिन्न प्रकार की पादप जातियां हैं इनको भी उसने बांटा है। अब यहाँ देखें आप लोग कि जो टैक्सोनॉमी है वो टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड टैक्सोन से निर्मित हुआ है। टैक्सोन यानी कि एक समूह और नोमोस यानी कि टू नेम, यानी कि किसी एक समूह को नाम देना है, वही क्या है, टैक्सोनॉमी है, यानी कि वर्गीकी है। वर्गीकी आज के दिन में कुछ सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स और जो विभिन्न पद्धतियां हैं, प्रैक्टिसेस हैं क्लासिफिकेशन करने की, पादपों को वर्गीकृत करने की, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। फ्रेंच बॉटनिस्ट जो एपीडी कंडोले थे, उन्होंने 1813 के अंदर एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंटरी बॉटनी। तो इस बुक के अंदर पहली बार उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किया था। आज जो टैक्सोनॉमी है वो विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं, विभिन्न प्रिंसिपल हैं और कुछ बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, इसको का एक समूह है, लेकिन इसी के ऊपर सारी की सारी आधारित है। टैक्सोनॉमी को ही एक पर्यायवाची के रूप में सिस्टमेटिक शब्द को यूज लिया जाता है, यानी कि जो वर्गीकी है उसी का एक दूसरा जो सिनोनिम यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द है सिस्टमेटिक्स। अधिकांशतः लोग इन दोनों को एक जैसा मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। जेफरी 1968 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी, और इसमें उन्होंने बताया कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है वो पौधों के सबसे पहले उनकी पहचान, फिर उनका वर्गीकरण और उनका नामकरण, यानी कि ये किया जाता है। सिस्टमेटिक बॉटनी जो है वो प्लांट टैक्सोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विषय है, उसमें 4 जो विभिन्न भाग हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टैक्सोनॉमी जो है वो एक पार्ट के अंदर सिस्टमेटिक बॉटनी को पढ़ते हैं हम, यानी कि जो वर्गीकी है उसको देखते हैं हम लोग। तो ये एक यानी कि फैक्ट फाइंडिंग डिसिप्लिन है, यानी कि विभिन्न प्रकार के तथ्य जो जुटाए जाते हैं पौधों के बारे में, वो वर्गीकी के अंदर जुटाए जाते हैं। सिस्टमेटिक जो उनका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उनके बारे में जो हम लोग जो उनके गुण हैं भिन्न प्रकार के, उनका विस्तृत जो विवरण देते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में, या उनके जो विभिन्न जो पादप से संबंधित जो भी विज्ञान है, उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो गुण हैं, उन्हीं को हम लोग उसका सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिप्शन करते हैं वो इसके अंदर शामिल करते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो बॉटनी की जो दूसरी ब्रांचेज हैं वहां से भी टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। टैक्सोनॉमी जो दूसरा जो टैक्सोनॉमी के अंदर जो पोर्शन है वो है कि टैक्सोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना। जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को करेक्ट जो प्लांट्स के करेक्टर्स के बारे में है हमारे पास में, उस
इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसका यूज कहाँ करते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग सिस्टेमेटिक बॉटनी में। तो सिस्टेमेटिक बॉटनी जो है, उस सिस्टेमेटिक बॉटनी के अंदर चार जो विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं, उनको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे टेक्सोनोमिक कंसेप्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के जो वर्गीकरण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, वो कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, यानी कि जो पौधों के अंदर जो उद्विकास हुआ है, यानी कि प्रिमिटिव से एडवांस की ओर जो उनका विकास है, उसका अध्ययन। क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, यानी कि वर्गीकरण और उन विभिन्न टैक्सॉन्स, ये जो टैक्सा हैं या टैक्सॉन है, एक इकाई टैक्सॉन, और जब उसको प्लूरल में बोलेंगे तब हम उसे टैक्सा बोलेंगे। इनका जो अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर, इस पादप समूहों का जो व्यवस्थित करते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग यहाँ लेते हैं। और दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टैक्सा, यानी कि एक पर्टिकुलर टैक्सॉन जो है, उस पर्टिकुलर टैक्सॉन के जो लक्षण हैं, गुण हैं, उनके आधार पर उनका विस्तृत यानी कि विवरण देना इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसे ही हम लोग कई बार फाइटोग्राफी भी बोल देते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है टैक्सोनॉमी के अंदर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर यानी कि जो पादपों को नाम दिए जाते हैं, वो यहाँ नामकरण जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो नामकरण किसी भी पादप का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मान्य रूल या एक सिस्टम के तहत दिया जाता है, जो संपूर्ण विश्व के अंदर उस पर्टिकुलर पादप का एक वैलिड वैज्ञानिक नाम जो है वो दिया जाता है। जो पहले से जो नाम दिए गए हैं उनको हम लोग उसका सिनोनिम कह देते हैं, यानी कि जो एक वैलिड नाम है, उसके अलावा जो उससे पहले जो भी नाम दिए गए हैं, यानी कि इनवैलिड जो नेम है, उनको उसका सिनोनिम कह दिया जाता है। दूसरा, टैक्सोनॉमी के अंदर जो चौथा जो पोर्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है पादपों का, किस प्रकार से, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो यहाँ हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो है यानी कि अभिलेखीकरण, रिकॉर्ड रखते हैं जो हम लोग पादपों का, वो डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंदर शामिल क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो प्रिजर्व्ड प्लांट, लिविंग और जो फॉसिल को एक म्यूजियम या हर्बेरियम के अंदर हम किस प्रकार से रखेंगे, और उनके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को ही हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो टाइप स्पेसिमेन जो एक कोई भी जो एक पादप समूह है या एक टैक्सोन है, उस पर्टिकुलर टैक्सोन का कोई एक प्रादर्श जो है वो ले लिया जाता है, और उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है, और उसके जो भी लक्षण हैं वो हमें बताए जाते हैं। तो इसको टाइप स्पेसिमेन बोला जाता है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मैप हैं, ज्योग्राफिकल जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का, उसको दर्शाया जाता है, और वो उनका वितरण कितने एरिया में है, किस प्रकार से है। तो ये भी यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज या टैक्सोन या जीनस या एक फैमिली, इनके तैयार किए जाते हैं जो मैप्स। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में यहाँ मैं आपको एक बार शुरुआत में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर काफ़ी जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पर आधारित होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का इवोल्यूशन अचानक से नहीं हुआ, यानी कि स्पीसीज क्या है, जाति का सिद्धांत क्या है। तो शुरुआत में जो एक कंसेप्ट था स्पेशल क्रिएशन का, यानी कि पहले ये माना जाता था कि भाई ईश्वर ने जो विभिन्न जो जीव हैं उनका निर्माण किया, जैसे आज हमें दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही ये जीव पहले से ही, यानी कि शुरुआत से ही इसी प्रकार के हैं। तो ये जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी बोला जाता था इसको। तो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है ये बाद में
जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, यानी कि उद विकास, कार्बनिक जो विकास है, उद विकास है, इसके जो सिद्धांत है, इसके आने के बाद में जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, या स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी थी, बाद में यानी कि हमारे लिए किसी प्रकार के महत्व की नहीं रही। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो है प्लांट्स का एक सबसे छोटी इकाई है, यानी कि एक ऐसे पौधों का समूह जो बाह्य आकारिकी में और उसके आंतरिक संरचना में आपस में एक जैसे दिखाई देते हैं, और वो आपस में फर्टाइल है, यानी कि वो आपस में जनन के द्वारा अपने जैसी जो संतति है उसको उत्पन्न करवाए, या उनके अंदर उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। अब स्पीसीज की परिभाषा हमारे पास में क्या आई कि पौधों का ऐसा समूह जो बाह्य लक्षणों में और कुछ आंतरिक लक्षणों में एक समान है, और जो आपस में क्या कर सकते हैं, जनन करके फर्टाइल जो पीढ़ी है उसका निर्माण करते हैं। कई बार जो कुछ इसमें जो पौधे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, और उसके बावजूद उनको एक स्पीसीज के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल या जो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार से इस जो स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, स्पीसीज की जो परिभाषा है, इसके बहुत से अपवाद भी हमें मिलते हैं, और इस प्रकार की जैसे इंफ्रा स्पेसिफिक जो कैटेगरीज हैं उनका विभाजन भी किया जाता है, जैसे बायोटाइप्स हैं। तो बायोटाइप्स क्या हैं कि बायोटाइप्स एक स्थानिक जो जाति है उसके स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हुए हुए विभिन्न जो रूप हैं एक ही स्पीसीज के, और ये स्पीसीज एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग पौधे हैं उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बायोटाइप्स कहते हैं। इसका कारण यानी कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं, एक जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो उनको प्रभावित करते हैं, और एक ही जाति के पौधे हमें अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, तो इन्हें बायोटाइप कहा जाता है। इकोफीन्स या इकेड्स, इकोफीन या इकेड्स एक ही जाति के पौधों में कुछ माइनर यानी कि कुछ सूक्ष्म अंतर पाए जाते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कि बाह्य आकारिकी रूप में भी हो सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इनका कारण क्या है कि ये एक इन्वायरमेंट के कारण से इनके अंदर उत्पन्न होते हैं। अगर इस प्रकार के जो इकेड्स हैं या इकोफीन्स हैं, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर होने के कारण से उनके अंदर अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ लक्षण उत्पन्न जो कि उनको अलग अलग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर हम इस प्रकार के पौधों को एक ही स्थान के ऊपर ले आए, एक ही इन्वायरमेंट में अगर ग्रो करेंगे, तो वो जो लक्षण हैं अलग अलग दिखाई देने वाले, वो लक्षण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है, तो उस ग्रो करते हुए प्लांट को जैसे ग्रेजिंग के द्वारा कोई कैटल्स जो हैं वो खाते हैं, तो वो प्लांट इरेक्ट होने की बजाय कैसे हो जाएगा? प्रोस्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि जमीन के ऊपर की ओर वृद्धि करने लग जाएगा। वो सीधी वृद्धि न करके कैसे हॉरिजॉन्टल वृद्धि करना स्टार्ट कर देगा। तो वो हमें जब किसी दूसरे पादप के साथ में हम जब उसको कंपेयर करेंगे उसी स्पीसीज के, तो हमें वो ऐसे लगेगा जैसे ये कोई अलग स्पीसीज है। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र को के अंदर जो ग्रेजिंग का जो फैक्टर है उसको अगर हम खत्म कर दे, तो वो पादप वापस से क्या करेगा? जो इरेक्ट पोजिशन है उसको अपना लेगा। यानी कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम सिमिलर कर दें किसी पादप स्पीसीज के लिए, तो जो इकोफिन्स या इकेड्स जो बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इकेड्स या इकोफिन्स जो हैं वो कुछ अडेप्टेशन शो करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट के प्रति, यानी कि एक जो
पर्टिकुलर जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट के अनुसार उनके कुछ लक्षणों के अंदर अंतर आ जाता है। तो ये जो लक्षण है, ये एक प्रकार से उनके क्या हैं, अडेप्टिव करेक्टर्स हैं, और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होते, यानी कि इनके अंदर वो जेनेटिकली इस किसी स्पीसीज के अंदर स्थापित नहीं हुए हैं। ये केवल किसके कारण से है, केवल इन्वायरमेंटल एजेंसीज के कारण से, यानी कि जो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल, उनके कारण से। इकोटाइप्स जो कंसेप्ट है, वो इकोटाइप्स एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में भिन्नता दिखाते हैं, और ये जो भिन्नता है ये एक या अधिक लक्षणों के अंदर दिखाई देती है हमें, और एक या दो जो इन्वायरमेंट के करेक्टर हैं उनके कारण से ये उत्पन्न होती है। और लेकिन यहाँ इकोफीन और इकोटाइप के अंदर एक अंतर आता है कि जो इकेड या इकोफीन है, वहाँ जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है कोई भी लक्षण, यानी कि उसके आनुवंशिक रूप से उसके अंदर निर्धारित नहीं हुआ है, जबकि इकोटाइप्स के अंदर ये आनुवंशिक रूप से निर्धारित हो जाता है, उसके यानी कि जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन आ जाता है। लेकिन फिर भी ये जो इकोटाइप्स हैं, ये इकोटाइप्स आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। इफ द जो ये लक्षण अगर बहुत ज्यादा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं, तो जो बॉटनिस्ट्स हैं, जो क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक बॉटनी पे काम करते हैं, वो इनको अलग अलग सब स्पीसीज, एक स्पीसीज की सब स्पीसीज या वेराइटीज के रूप में मान्यता दे देते हैं। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वर्गीकी इकाई एंटिटी है, जो सभी जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो स्पीसीज से ऊपर की हैं, वो अधिकांशतः क्या है, आर्टिफिशियल है, जबकि जो स्पीसीज है वो एक क्या है, नेचुरल टेक्सोनोमिक एंटिटी है। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की बेसिक जो यूनिट है, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, स्पीसीज है। लेकिन स्पीसीज से ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे, तो वो क्या कहलाए, जो भी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो हियरार्की बनाई है, कि जो पदानुक्रम है पादपों को वर्गीकृत करने का, उसमें जैसे जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, ये किसी पर्टिकुलर एक या दो लक्षणों के आधार पर हम उन्हें एक पौधे का क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, यानी कि वर्ग बना दिया। तो जो कंसेप्ट ऑफ जीनस है, इसका जैसे टूर्नफोर्ट ने 1700 के अंदर जैसे जेनेरा शब्द का उपयोग किया, और उसने जेनेरा शब्द के को बनाया, उसने जो केवल फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन फ्लोरल यानी कि सेम फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स के जो पादप थे, उसने एक जेनेरा के अंदर रख दिए। इसके बाद में जो फैमिली है, तो फैमिली में भी कुछ लक्षणों को मान लिया गया कि भाई ये अगर ये लक्षण एक किसी प्लांट ग्रुप के अंदर पाए जा रहे हैं, और वो हमें मॉर्फोलॉजी में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर 3 या 4 जो करेक्टर हैं, अगर वो उसमें सिमिलर है, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक फैमिली के अंदर उनको सबको रख दिया, यानी कि कोई डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर एक करेक्टर है, वो करेक्टर उस पर्टिकुलर फैमिली का लक्षण बन गया। इसी प्रकार से फैमिली से अपर जो ऑर्डर है, उसमें हमारे पास में ऑर्डर है या क्लास वर्ग है, फाइलम है या डिवीजन है। तो पादपों में हम लोग डिवीजन शब्द का यूज करते हैं, एनिमल में फाइलम का यूज करते हैं। यहाँ देखें आप लोग, जैसे ये जो विभिन्न कैटेगरीज बनाई गई, पादपों के जो समूह वर्गीकृत करने के लिए जो समूह बनाए, तो जो ग्रुप्स हैं, जैसे किंगडम यानी कि प्लांट, यानी कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ जहाँ ऑटोट्रोफिक नेचर है, उनको सभी को हमने किस में इकट्ठा कर लिया, प्लांट्स के अंदर इकट्ठा कर लिया। डिवीजन, अब डिवीजन जैसे हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर डिवीजन किए, तो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, फंजाई है। और इनको किस कारण से हमने अलग अलग किया, यहाँ जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ यानी कि बीज, एंजियोस्पर्म यानी कि बीज जो है वो क्या है, ढका हुआ, जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नो में नग्न बीज है। तो इस केवल एक लक्षण के ऊपर हमने उसको 2 ग्रुप्स के अंदर बांट लिया। इसी तरीके से सब डिवीजन,
अब जैसे आप एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो डाइकोट और मोनोकोट हम बोलते हैं, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। तो यहाँ बीज पत्र की जो संख्या है वो निर्धारण कर रही है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, और हमने उसको दो डिविजन्स के अंदर बांट दिया, डाइकोट या मोनोकोट। इसी प्रकार से क्लास जो है पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, इन्फीरी, यहाँ जो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है थैलेमी फ्लोरी, ये क्लास हम लोगों ने जनरेट की किसी पर्टिकुलर फ्लावर के लक्षण के, यानी कि उनके पेटल्स जो हैं वो पेटल्स क्या हैं, या तो अलग अलग हैं या एक ही साथ संयुक्त हैं। तो हमने पॉलीपेटेली यानी कि पृथक दली, गैमोपेटेली यानी कि संयुक्त दली, इस प्रकार से हमने केवल किसके आधार पर, दलों के आधार पर, यानी कि उनमें दल किस प्रकार से पाए जा रहे हैं उसके आधार पर हमने उसको क्या कर दिया, एक क्लास के अंदर डिवाइड कर लिया। सीरीज, थैलेमी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, यानी कि जो संवर्ग है वो बना लिए हमने। ऑर्डर यानी कि गण, अब गण हैं जो अधिकांश हम लोग देखते हैं, जैसे बेजांडगी के अंदर उसका प्लेसेंटेशन कैसा है, या इस तरीके से पैराइटल्स है, मार्जिनल प्लेसेंटा है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, उसके आधार पर हमने ऑर्डर और फिर सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया। फिर फैमिली हो गई, फैमिली के बाद में हमारे पास में जीनस, जीनस के बाद में हमारे पास में जो हमारी बेसिक यूनिट है स्पीसीज, वो आ जाती है। अगर स्पीसीज में भी कहीं अगर फर्टाइल हैं आपस में लेकिन उनके कुछ लक्षण भिन्न हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वैरायटी, यानी कि वो क्या बन गई, एक स्पीसीज की से सब जो स्पीसीज है या वैरायटी है उसका निर्माण होता है। टेक्सोनोमी के अंदर ही जैसे मैंने बताया कि आपको पादपों को नाम भी दिया जाता है, तो जो पादपों को जो नाम देने की जो प्रक्रिया है जो आज इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहाँ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर जो प्रत्येक जो भी प्लांट है उसका जो साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें एक हम बोल देते हैं जेनेरिक पार्ट, यानी कि जो एपिथेट है वो क्या है, जेनेरिक एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि एक वंश नाम है और दूसरा जातीय नाम है। जैसे सरसों का नाम एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो ब्रेसिका क्या है, उसका जीनस है, जेनेरा है। कैम्पेस्ट्रिस यानी कि उसकी स्पीसीज है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब यही हम देखें ब्रेसिका तो दूसरी है, उनके अंदर हम क्या करेंगे, एक ही वंश के अंदर ब्रेसिका की जब स्पीसीज चेंज हो जाएगी तो हम उसका कैम्पेस्ट्रिस की जगह दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है इसका उपयोग सर्वप्रथम जो है गैस्पार्ड बोहेन ने किया था। तो गैस्पार्ड बोहेन ने 1623 के अंदर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका यूज किया, और पाइनेक्स के लिए इसने, पाइनेक्स एक जीनस है, उसके लिए उसके अलग अलग जो स्पीसीज थी उनका नामकरण करने के लिए इसने इसको प्रपोज किया था और पहली बार इसका उपयोग किया था। कैरोलस लीनियस यानी कि लीनियस जो हैं इन्होंने इसका बहुत ही विस्तृत रूप से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का उपयोग किया। इसी कारण से जो कैरोलस लीनियस है इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक था यानी कि टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन, और उसमें हम लोग जो क्लासिफिकेशन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो कुछ जो कंसेप्ट हैं जैसे स्पीसीज का कंसेप्ट है, जीनस का कंसेप्ट है, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से जो स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंतर्गत जो इंफ्रा स्पेसिफिक जो कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया इकेड हैं, इकोफिन्स हैं, बायोटाइप्स हैं, इनके बारे में बताया। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग देखेंगे जो टेक्सोनोमी के अंदर जो टूल्स हैं वो क्या यूज़ होते हैं। टेक्सोनोमी टूल्स के अंदर जैसे मैंने आपको अभी यहाँ इसी वीडियो में जो बताया कि जो हर्बेरियम है, जो हमें किसी भी स्पीसीज का एक डिस्क्रिप्शन देता है, उसका एक प्रादर्श स्पेसिमेन है, तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स।